उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तुम बुज़दिल चूहे रिवॉल्वर के बल पर रोब जमा रहे हो, जवाना ने गुस्सेले लहजे में कहा। मगर उसी लम्हे इमरान ने रिवॉल्वर जोसेफ की तरफ उछाल दिया। तुम्हें अपने मुतल्लिक कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी है जवाना। मेरा ख्याल है तुम ऐसे नहीं बताओगे, तो फिर आओ अपनी हसरत निकाल लो, इमरान इस बार कदरे संजीदा लहजे में कहा। और फिर जवाना के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट तैरने लगी। उसे यकीन था कि वो इस दुबले पुतले नौजवान की हड्डियां अपने हाथों से ही तोड़ डालेगा, इसलिए वो कदम कदम आगे बढ़ने लगा। बिज़ाहिर देखने में इमरान और जवाना के दरमियान कोई मुकाबला नजर ना आता था, क्योंकि इमरान जवाना के मुकाबले में चौथाई भी नजर ना आता था। और फिर जैसे ही जवाना इमरान के करीब पहुंचा, अचानक इमरान अपनी जगह से उछला और दूसरे लम्हे उसकी फ्लाइंग किक पूरी कुव्वत से जवाना के सीने पर पड़ी और जवाना लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। इमरान साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि उसे आप मेरे हवाले कर दें। मेरे होते हुए आपका लड़ना मुझे एक अच्छा नहीं लगता, टाइगर ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। चलो ठीक है, तुम अपने आप को टाइगर कहते हो, आज देख लेते हैं कि तुम असली टाइगर हो या सिर्फ कालीन के शेर हो, इमरान ने मुस्कुराकर पीछे हटते हुए कहा। और अब टाइगर जवाना के मुकाबले आ गया। तुम भाग रहे हो हकीर कीड़े, आगे आओ और जवाना के हाथ में आके देखो, जवाना ने इमरान की तरफ देखते हुए मुज़ीका उड़ाने वाले लहजे में कहा। मगर दूसरे लम्हे उसे घबरा कर पहलू बदलना पड़ा, क्योंकि टाइगर ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर खड़ी हथेली का वार जवाना की पसलियों पर किया और तेजी से कट मारकर साइड में हो गया। अब तो जवाना के चेहरे पर गुस्से का ज्वाला फट पड़ा था। उसकी आंखें खून कबूतर से भी ज्यादा सुर्ख हो गई। उसकी नजरें टाइगर पर जमी हुई थी, जो एक और हमले के पर तोल रहा था। जवाना किसी ठोस चट्टान की मान जमा हुआ था। फिर अचानक टाइगर अपनी जगह से हरकत की और वो हवा में उड़ता हुआ जवाना की तरफ बढ़ा। टाइगर ने फिजा में ही पहलू बदलकर जवाना को डॉच देने की कोशिश की, मगर जवाना के जिस्म ने कोई हरकत ना की और टाइगर की दोनों टांगें पूरी कुव्वत से जवाना के सीने पर पड़ी। मगर इस बार जवाना ने यह वार बड़े इत्मीनान से रोका था। सिर्फ उसने इतना किया कि सांस रोककर अपने आप को सख्त कर लिया और टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से किसी ठोस चट्टान से टकरा गए हों और वो उछलकर नीचे गिरा और फिर कलाबाजी खाकर सीधा हो गया। मगर उसी लम्हे जवाना की लात बिजली किसी तेजी से घूमी और टाइगर फिजा में बुलंद होता चला गया, जैसे किसी बच्चे ने गेंद को फिजा में उछाल दिया हो, जैसे कोई एथलीट ओलंपिक मुकाबलों में हाई जंप का मुजाहिरा कर रहा हो। और फिर जैसे ही टाइगर का जिस्म फिजा से नीचे आया, जवाना ने उसे दोनों हाथों से यूं झपट लिया जैसे बाज चिड़िया के बच्चे पर झपटता है। उसने टाइगर को पकड़ा था और दूसरे लम्हे उसने टाइगर को नीचे झुकाया और अब दोनों पैर टाइगर के लटकते हुए पैरों पर रख दिए। मगर इससे पहले कि जवाना अपने दाव में मुकम्मल तौर पर कामयाब होता, टाइगर का जिस्म पूरी तरह से तना और उसका दायां खूंसा पूरी कुव्वत से जवाना की ठोड़ी के निचले हिस्से पर पड़ा और जवाना लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गया। मगर उसने टाइगर पर अपनी गिरफ्त खत्म ना की, मगर अब टाइगर की टांगें आजाद हो चुकी थी। उसने बैक वक्त दोनों घुटने सुकेड़े और फिर पूरी कुव्वत से जवाना की टांगों के दरमियान मार दिए और जवाना के हलक से भी इख्तियार चीख निकल गई। उसने ना सिर्फ टाइगर को छोड़ दिया बल्कि वो रकू के बल जमीन पर झुकता चला गया। वेल डन टाइगर, इमरान ने टाइगर की तारीफ करते हुए कहा, क्योंकि टाइगर ने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को जवाना के खौफनाक दाव से बचाया था। और फिर इमरान की बात सुनते ही टाइगर के जिस्म में जैसे खून की बजाय पारा दौड़ने लगा। वो तेजी से अपनी जगह से उछला और कलाबाजी खाता हुआ फिजा में घूमता चला गया। उसके दोनों पैर रकू के बल झुके हुए जवाना की ठोड़ी पर ज़रब लगाते हुए फिजा में बुलंद हुए और टाइगर एक बार फिर सीधा खड़ा था। इस भरपूर ज़रब ने जवाना को पुश्त के बल जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। उसी लम्हे टाइगर ने उछलकर जवाना की गर्दन पर घुटने की भरपूर ज़रब लगानी चाही, मगर जवाना इंतहाई तेजी से पहलू बदल गया और टाइगर अपने आप को बरवक्त ना रोक सका। नतीजा ये हुआ कि वो घुटने के बल पूरी कुव्वत से ज़मीन से जा टकराया। ये टकराव इतना शदीद था कि टाइगर का जिस्म चंद लम्हों के लिए मफलूज होता चला गया। उसी लम्हे जवाना ने एक बार फिर पहलू बदला और इस बार वो टाइगर के ऊपर सवार था। उसने पूरी कुव्वत से टाइगर के सर की पुश्त पर टक्कर मारी और फिर वो इंतहाई भारी भरकम जिस्म रखने के बावजूद पूरी कुव्वत से फिजा में उछला और फिर इस बार इसका दाव चल गया और इसका घुटना पूरी कुव्वत से टाइगर की गर्दन पर पड़ा और टाइगर का जिस्म पूरी तरह तड़पा और फिर साकित होता चला गया। जवाना ने उछलकर एक बार फिर टाइगर पर वार करना चाहा, मगर उसी लम्हे उसके पहलू पर इमरान की भरपूर लात पड़ी और वो लड़खता हुआ दूर जा गिरा। कैसे लड़ाका हो कि एक बेहोश शख्स पर वार करने लगे हो, इमरान ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा और जोसेफ ने इस दौरान बड़ी फुर्ती से जमीन पर बेहोश पड़े हुए टाइगर को उठाया और इमारत की तरफ दौड़ता चला गया। तुम
तुम मेरा शिकार हो, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। जवाना ने उठकर खड़े होते हुए गजबनाक लहजे में कहा, चलो कोशिश करके देखो, बहरहाल मैं तुम्हें जरूर जिंदा रखूंगा, लेकिन इस वक्त तक जब तक तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करोगे। इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा और इसी लम्हे जवाना ने इंतहाई तेजी से इमरान पर भरपूर अंदाज में हमला कर दिया। इसके दोनों हाथ फिजा में फैले हुए थे। ये खासा खतरनाक दाव था कि न जाने जवाना किस बाजू से हमला करेगा, मगर मुकाबिल में इमरान था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर जवाना ने पूरी कुव्वत से दोनों बाजू समेटे, मगर इमरान इंतहाई तेजी से नीचे बैठ गया और जवाना के दोनों बाजू फिजा में ही एक दूसरे से टकरा गए। अगर इमरान को एक लम्हे की भी देर हो जाती तो यकीनन वो जवाना के ताकतवर बाजुओं की जद में आकर चटनी बन चुका होता। इमरान नीचे बैठते ही किसी स्प्रिंग की तरह उछला और उसके सर की भरपूर टक्कर जवाना के पेट पर पड़ी। जवाना उछला और उसके सर की सामने वाली जगह जमीन से जा टकराई। उठो जवाना, मुझे बार बार जमीन चाटने वाले लड़ाकों से बड़ी कराहत आती है, इमरान ने मुसीका उड़ाने वाले लहजे में कहा और जवाना यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग लग गए हों। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा बिगड़कर हद दर्जा भयानक हो चुका था। आओ मेरे शिकारी, आगे आओ, शिकार हाजिर है, इमरान ने हस्बे आदत उसे इश्तियाल दिलाते हुए कहा। जवाना ने एक बार फिर उछलकर उस पर हमला कर दिया। इस पर उसने जस्टों का खतरनाक तरीन दाव इमरान पर आजमाया था। इमरान के करीब आते ही वो इंतहाई तेजी से घूम गया था। फिर उसकी टांग पूरी कुव्वत से लहराती हुई इमरान की टांगों पर पड़ी और इमरान उछलकर जमीन पर जा गिरा। दरअसल इमरान के तस्वुर में भी ना था कि जवाना इतनी फुर्ती से ये खतरनाक दाव खेल सकेगा। इमरान ने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की, मगर जवाना टांग मारते ही लट्टू की तरह एक बार फिर घूमा और उसकी लात पूरी कुव्वत से जमीन से उठने की कोशिश करते हुए इमरान के पहलू पर पड़ी और इमरान फिजा में उछलकर 3-4 फुट दूर जा गिरा। एक लम्हे के लिए इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी एक तरफ की सारी पसलियां अपनी जगह छोड़ गई हों। उसके जिस्म में शदीद ऐंठन सी हुई और बेइख्तियार किसी गोले की तरह सिमटता चला गया और यही सिमटना उसके हक में बेहतर साबित हुआ, क्योंकि जवाना ने इंतहाई तेजी से झुककर उसकी दोनों टांगें पकड़ने की कोशिश की थी। वो शायद इसकी दोनों टांगें पकड़कर उसे फिजा में घुमाकर जमीन पर मारना चाहता था, मगर जवाना की ये कोशिश बेकार गई, क्योंकि उसके झुकने से एक लम्हा पहले इमरान ने दोनों टांगें सोकेड़ ली थी और फिर इससे पहले कि जवाना सीधा हो जाता, इमरान की दोनों टांगें बैक वक्त फैली और इसके पैर पूरी कुव्वत से झुके हुए जवाना के चेहरे पर पड़े और जवाना लड़खड़ाकर पीछे हटता चला गया। इमरान के लिए इतना वक्फा काफी था। अब इमरान के चेहरे पर भी गुस्से की लहरें दौड़ती चली गई थी। अब ये खेल खत्म हो जाना चाहिए जवाना, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। उसके साथ ही इमरान ने चीते की तरह अपनी जगह से जस्त लगाई और फिजा में घूमता हुआ दोनों हाथों के बल जमीन पर आ रहा, मगर जमीन पर आते हुए वो अपने साथ जवाना को भी ले आया था, क्योंकि उसकी दोनों टांगों की फिजा में घूमते हुए जवाना की गर्दन में शिकंजा का कस लिया था। चनाचा एक झटके से जवाना भी उसकी टांगों में कसा हुआ जमीन पर आ रहा और इमरान ने तेजी से अपने जिस्म को मोड़ा और जवाना की गर्दन में बल पड़ गया। इमरान एक बार फिर उछलकर खड़ा हुआ। फिर उससे पहले कि जवाना उठता, इमरान तेजी से झुका और दूसरे लम्हे देव हेकल जवाना इसके दोनों हाथों में जकड़ा हुआ फिजा में उड़ता चला गया। इमरान का एक हाथ जवाना की गर्दन के गर्द कसा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ उसकी टांगों के गिर्द था और फिर इमरान अपने हाथों को जरा सा बल देकर झुकाया तो जवाना का जिस्म पुश्त के बल उसकी पुछ से टकराया और उसके साथ ही इमरान ने दोनों हाथों को पूरी कुव्वत से झटका दिया। जवाना के हलक से तेज चीख उभरी। इमरान के हाथों के जोरदार झटके से जवाना का भारी जिस्म कमान की तरह मुड़ता चला गया और फिर कड़क की आवाज फिजा में गूंजी और इमरान ने जवाना को यूं जमीन पर उछाल दिया जैसे मजदूर भारी बोझ को जमीन पर पटक देते हैं। जवाना का जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था, उसके हाथ पैर उसके बस में ना रहे थे। इमरान ने इंतहाई खौफनाक दाव इस्तेमाल करके इसके रीढ़ की हड्डी का मोहरा डिस्लोकेट कर दिया था और अब जवाना बेकार हो चुका था। चंद लम्हों बाद वो साकित हो गया। इस मर्तबा वो बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि बेहिस्सो हरकत हो चुका था। वो अब हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। जोसेफ उसे घसीट कर अंदर ले चलो और ब्लू रूम में डाल दो, इमरान ने इमारत के बरामदे में मौजूद जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और जोसेफ तेजी से भागता हुआ आगे आया। फिर उसने जमीन पर पड़े हुए जवाना की टांग पकड़ी और उसे घसीटता हुआ इमारत के अंदर लेता चला गया। जवाना के हलक से चीखें निकल रही थी, मगर जाहिर है जोसेफ इन चीखों की कब परवाह करता था। क्या हाल है टाइगर, इमरान ने आगे बढ़कर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे हुए टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मैं शर्मिंदा हूं बॉस, बस अचानक ही मैं मार खा गया, टाइगर ने गर्दन को दाएं बाएं हरकत देते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे तरीके से लड़े हो, खास तौर पर इस वक्त तुमने कमाल कर दिया था जब जवाना ने पीठ से पकड़कर तुम्हारी दोनों टांगें अपने पैरों से जकड़ने की कोशिश की थी। अगर तुम्हारी दोनों टांगें अपने पैरों से जकड़ने की कोशिश
ये वक्त तुम जरा भी चूक जाते तो एक ही झटके से तुम्हारी दोनों टांगे तुम्हारे जिस्म से अलहदा कर देता। इमरान ने इसके कांधे पर थपकी देते हुए कहा। बॉस, एक लम्हे के लिए तो मुझे भी अपनी मौत सामने दिखाई दी थी, टाइगर ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। वैसे ये शख्स इंतहाई खौफनाक लड़ाका, मार्शल आर्ट का माहिर और बेपनाह ताकतवर है। हर आदमी का इससे लड़ना नामुमकिन है। मुझे खुद उसे बस करने में दांतों का पसीना आ गया, इमरान ने हंसते हुए कहा और टाइगर का रंग बहाल होने लगा। जाहिर है जिसकी तारीफ इमरान करता हो उसके मुकाबले में मार खा जाना अनोखी बात ना थी। अच्छा टाइगर सुनो, तुमने इस गैर मुल्की को अच्छी तरह देखा है। उसने मुझे कार से कुचलने की कोशिश की थी। अब तुमने उसे तलाश करना है। हो सकता है उसने मेकअप कर लिया हो, मगर तुम उसे उसकी चाल से पहचान सकते हो। वो दाईं एड़ी पर जोर देकर चलता है। उसे तलाश करके मुझे इतला दो, इमरान ने उसे थपकी देते हुए कहा। बेहतर बॉस, टाइगर ने उठते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ इमारत के अंदर दाखिल हो गया, जबकि टाइगर का रुख फाटक की तरफ था। सुलेमान को जैसे ही होश आया उसने अपने आप को रस्सियों से बुरी तरह जकड़ा हुआ पाया। मुंह में रुमाल ठुसा होने की वजह से वो चीख कर भी नहीं सका और किसी को ना बुला सका, मगर वो कब तक इस तरह बंधा पड़ा रहता। वो इमरान की आदत जानता था कि अगर वो आ जाए तो चंद लम्हों में ही आ जाए और ना आए तो फिर हफ्तों फ्लैट का रुख ना करता था। और फिर इमरान को सुलेमान की वापसी का भी इल्म ना था। सुलेमान जब वापस आया तो फ्लैट का दरवाज़ा लॉक था। चूंकि सुलेमान के पास एक चाबी रहती थी इसलिए इत्मीनान से वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया, मगर अब इससे आए हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक ये आफत टूट पड़ी। अब सुलेमान सोच रहा था कि किसी न किसी तरह उसे इन रस्सियों से पीछा छुड़ाना चाहिए, मगर उसे कोई सूरत नजर न आ रही थी। आने वाले ने कुछ इस बुरी तरह से बांधा था कि सुलेमान के लिए हरकत करना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर सोच सोच कर सुलेमान यही फैसला किया कि वो किस तरह लड़कता हुआ फ्लैट से बाहर निकल जाए और इस तरह वो किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हो सकेगा। चनाचे ये फैसला करते ही उसने अपने आप को लड़काने की कोशिश शुरू कर दी, मगर उसके जिस्म को कुछ इस अंदाज में बांधा गया था कि एक गोल दायरे में ही हरकत कर सकता था। सुलेमान ने कोशिश शुरू कर दी, मगर जल्दी उसे एहसास हो गया कि शायद फ्लैट दरवाजे तक पहुंचने में उसे कई घंटे लग जाएंगे, मगर इसने हिम्मत न हारी और कोशिश जारी रखी। जबरदस्त कोशिशों और काफ़ी लड़कने के बाद आखिरकार दरवाजे के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया, मगर अब मसला था कि दरवाज़ा खोलने का। वो दरवाज़ा पूरी तरह बंद न था, मगर इसके बावजूद उसे खोलने के लिए हाथ की ज़रूरत थी। सुलेमान के हाथ खुले हुए ना थे। उसने सर पैर मार मार कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा ना खुला, बल्कि दरवाज़ा लॉक होने का भी अंदेशा था। फिर सुलेमान ने अपने जिस्म को दायरे की सूरत में घुमाया और बंधे हुए पैरों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, और फिर वो दरवाज़ा चंद इंच खोलने में कामयाब हो गया, मगर इसके बावजूद दरवाज़ा इतना ना खुला था कि वो वहाँ से बाहर निकल सकता। चनाचा उसने तेज़ी से एक बार फिर रुख मोड़ा और अब कांधों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। अभी वो इस कोशिश में मसरूफ़ था कि अचानक दरवाज़ा धमाके से खुला और एक मोटी ताज़ी बिल्ली कूदकर सुलेमान के जिस्म को फलांगती हुई अंदर आ गई। अब रास्ता खुल गया, इसलिए सुलेमान ने बिल्ली की तरफ तवज्जो करने के बजाय बाहर की तरफ लड़कना शुरू कर दिया और फिर वो फ्लैट के खुले दरवाजे से बाहर निकलकर राहदारी में आ गया। मगर अब एक और टेढ़ा मसला सामने था कि हर फ्लैट का रास्ता अलग अलग था और सुलेमान के सामने दो ही सूरतें थी। या तो सुलेमान सीढ़ियों पर लड़कता हुआ नीचे सड़क पर जा गिरता, इस तरह सड़क पर चलने वालों को उसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ता, या फिर वहीं राहदारी में पड़ा किसी के आने का इंतजार करता। मगर दोनों सूरतों ही सुलेमान के लिए तशवीशनाक थी, क्योंकि राहदारी में ठहरे रहना तो ऐसा ही था जैसे फ्लैट के अंदर पड़े रहना, और सीढ़ियों से लड़कने का मतलब था कि जब वो नीचे सड़क पर पहुंचता तो उसकी हड्डियों का चूरा बन चुका होता। अभी सुलेमान सोच ही रहा था कि क्या करे कि एक कुत्ता तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। उसके गले में मौजूद पट्टा देखकर सुलेमान समझ गया कि वो किसी का पालतू कुत्ता है। कुत्ते ने बंधे हुए सुलेमान के जिस्म को सूंघा और उसी लम्हे उसे दरवाजे पर बिल्ली की झलक नजर आई और वो उछलकर भौंकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। मोती, मोती वापिस आओ। अचानक सीढ़ियों के नीचे किसी की आवाज सुनाई दी। कुत्ता शायद इस आदमी का था, मगर कुत्ता बिल्ली को देखकर पागल हो गया था और वो बिल्ली के पीछे भागता हुआ फ्लैट में दाखिल हो गया। सुलेमान ने महसूस किया कि फ्लैट के अंदर धम चौकड़ी मची हुई है। कुत्ते के भौंकने और भागने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी और फिर सीढ़ियों पर कदमों की तेज आवाजें उभरी। कुत्ते के मालिक शायद कुत्ते को ले जाने के लिए खुद ऊपर आ रहा था। अरे ये क्या? जैसे ही वो नौजवान ऊपर चढ़ा, सामने बंधे हुए सुलेमान को देखकर चौंक पड़ा। सुलेमान ने उसे देखकर तेजी से दाएं बाएं सर पटकना शुरू कर दिया। नौजवान ने झुककर उसके मुंह से पट्टी हटाई और फिर उसके मुंह में ठुसा हुआ रुमाल निकाल दिया और सुलेमान ने एक तवील सांस लिया। मुझे खोलो, जल्दी करो, सुलेमान ने हाँफते हुए कहा। मगर तुम्हें किसने बांधा है? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा।
तुम खोलो तो सही, बंदे बंदे मेरा जिस्म सुन हो गया है, सुलेमान ने कहा। नौजवान ने पलटकर उसकी रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सुलेमान का जिस्म रस्सियों की बंदिश से आज़ाद हो चुका था, मगर मुसलसल बंधे रहने की वजह से उसका जिस्म सुन हो चुका था। इसलिए उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को हरकत देनी शुरू कर दी। फ्लैट के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें अभी तक आ रही थी। शायद बिल्ली कहीं छुप गई थी और कुत्ता उसकी तलाश में बुरी तरह भौंक रहा था। अपने कुत्ते को बाहर निकालो, सारे फर्नीचर का सत्यानाश मार देगा, सुलेमान ने शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा नौजवान को डांटते हुए कहा। ओह अच्छा, पता नहीं मोती को क्या हो गया है, नौजवान ने शर्मिंदा लहजे में कहा और फिर तेजी से दरवाजा फलांकर फ्लैट में दाखिल हो गया। सुलेमान अब उठकर खड़ा होने में कामयाब हो गया था। फिर उसने कदमों को हरकत दी ताकि जिस्म के दौरान खून पूरी तरह बहाल हो जाए कि अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ और सुलेमान को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे गेंद की तरह उठाकर सड़क की तरफ उछाल दिया हो। धमाका इतना शदीद था कि उसके हवास यकलख्त जाते रहे और फिर जब उसे होश आया तो उसने अपने इर्द गिर्द लोगों के चीखने और भागने दौड़ने की आवाजें सुनी। वो सड़क की एक तरफ बने हुए पहाड़ के गिर्द मौजूद पहाड़ के ऊपर गिरा था और शायद बाढ़ पर गिरने की वजह से वो बच गया था, वरना इतनी बुलंदी से गिरने के बाद उसकी हड्डियां सलामत न रहती। मगर दूसरे लम्हे उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई क्योंकि सामने उसका फ्लैट मलबे का ढेर बना हुआ था और लोग तेजी से मलबा हटाने में मसरूफ थे। पूरा फ्लैट ही बैठ गया था और फ्लैट के नीचे मौजूद गैराजों को भी अपने साथ ही जमीन पोस कर गया था। मलबे में अभी तक चीखों और करहाओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसी लम्हे पुलिस गाड़ियों और फायर ब्रिगेड के सायरनों की आवाजें सुनाई दी और फिर देखते ही देखते फायर ब्रिगेड के अमले ने फ्लैट को घेर लिया और लोगों की मदद से इंतहाई तेजी से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गई और लोगों का एक बेपनाह हजूम फ्लैट के गिर्द इकट्ठा था और सुलेमान उनके दरमियान खड़ा यूं आंखें फाड़कर तबाहशुदा फ्लैट के मलबे को देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन आ रहा हो। ये सोचकर ही उसके मेदे में इंठन हो रही थी कि अगर वो कोशिश करके फ्लैट से बाहर ना निकल आता और वो नौजवान उसे ना खोलता तो इस वक्त उसके जिस्म के हजारों आसा इस मलबे में बिखरे पड़े रहते। और इसी लम्हे उसे नौजवान का ख्याल आया जो कुत्ते को पकड़ने के लिए फ्लैट में दाखिल हुआ था और उसके फ्लैट में जाने के चंद लम्हे बाद ही खौफनाक धमाका हुआ। साफ जाहिर था कि नौजवान के जिस्म के चीथड़े उड़ गए होंगे। बेचारा नौजवान, उसे मौत खींचकर फ्लैट में ले आई। सुलेमान ने दिल ही दिल में अफसोस करते हुए कहा। अब उसे क्या मालूम था कि धमाका हुआ ही इस नौजवान की वजह से था। कुत्ते को पकड़ने के दौरान उसका पैर इंदरूनी कमरे के सामने रखे हुए पायदान पर पड़ा था और पायदान के नीचे एल्ब्रेट का रखा हुआ बम एक खौफनाक धमाके से फट गया। बहरहाल ये बात तय थी कि नौजवान ने अपनी कुर्बानी देकर सुलेमान और इमरान को बचा लिया था, वरना हो सकता था कि सुलेमान रस्सियों से आजाद होकर फ्लैट में वापस जाता और फिर उसका पैर बम पर पड़ जाता। थोड़ी देर बाद मलबे से लाशें और जख्मी निकलने शुरू हो गए और एम्बुलेंस गाड़ियां तेजी से हरकत में आ गई। सुलेमान काफी देर वहां खड़ा हुआ ये मंजर देखता रहा, फिर वो वापस मुड़ा और हजूम से निकलता हुआ एक तरफ बढ़ता चला गया। अफरा तफरी की वजह से किसी को ये मालूम ना हो सका कि सुलेमान का ताल्लुक इस फ्लैट से है और इसने भी जानबूझकर अपना तारुफ नहीं कराया था क्योंकि फिर उसे पुलिस की तफसीली बयान देना पड़ता और वो नहीं चाहता था कि इमरान को बताए बगैर वो पुलिस को किसी किस्म का बयान दे। उसने हजूम से हटकर एक गली का रुख इख्तियार किया और फिर गली को क्रॉस करके एक और सड़क पर आ गया। चंद लम्हों बाद उसे एक खाली टैक्सी मिल गई और ड्राइवर को राना हाउस का पता बताकर वो पिछली नशिस्त पर ढेर हो गया। उसके दिमाग में अभी तक धमाके हो रहे थे और जिस्म मौत के हाथों बचकर निकल आने पर अभी तक सुनसुना रहा था। उसने राना हाउस का रुख इसलिए किया था कि फ्लैट के अलावा इमरान का मुस्तकिल ठिकाना वहीं था। उसे मालूम था कि अव्वल तो इमरान वहां मिल जाएगा और ना भी मिला तो कम से कम जोसेफ तो वहीं होगा, उसके जरिए वो कहीं ना कहीं इमरान को ढूंढ निकालेगा। टैक्सी खासी तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी और सुलेमान अब ये सोच रहा था कि वो इमरान को अपने बांधे जाने और फिर बच निकलने के मुतालिक क्या तफसीलात बताएगा। राशिल बड़े मुतमईन अंदाज में एक्सीलेटर पर दबाव डाले गाड़ी आगे बढ़ाए चला जा रहा था। उसका शिकार मफलूज हालत में सड़क के ऐन दरमियान में पड़ा हुआ था और राशिल सोच रहा था कि बस अब चंद लम्हों की देर रह गई है, उसके बाद $20 लाख उसकी जेब में होंगे। मगर अभी कार इमरान से 10 फुट दूर थी कि अचानक एक धमाका सा हुआ और फिर तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई कार का रुख अचानक मुड़ गया और कार डोलती हुई और लड़खड़ाती हुई बाएं तरफ मुड़ती चली गई। अचानक धमाके और गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ने से राशिल एक लम्हे के लिए बुखला गया, मगर दूसरे लम्हे उसने अपने आप पर काबू पा लिया और स्टीयरिंग पर दाएं तरफ पूरा जोर डाल दिया ताकि गाड़ी उलट ना जाए। गाड़ी जिस तरफ मुड़ी थी वहां दरख्तों का एक जखीरा था और गाड़ी का रुख इस जखीरे की तरफ ही था। राशिल ने बड़ी मुश्किल से अपने होशो हवास सलामत रखते हुए किसी दरख्त से टकराने से गाड़ी को रोका और फिर जैसे ही कार की रफ्तार कदरे कंट्रोल हुई उसने बड़ी फुर्ती से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और दूसरे लम्हे दूसरी सीट पर पड़ा हुआ कैमरा उठाए वो तेजी से नीचे उतरा और फिर सामने तवील झाड़ियों में भागता चला गया।
एन आखिरी मौका पर गोली के धमाके और कार का रुख मुड़ने की बिना पर वो समझ गया था कि इमरान के हमदर्द आन टपके हैं और इनका वार नाकाम रहा है। इसलिए बजाय वहां रुकने के वो हत्युलवास से तेजी से भागता हुआ सड़क से दूर होता चला गया। उसे अफसोस तो ज़रूर था कि एन मौका पर मंजिल दूर चली गई, मगर वो अपनी जगह मुतमईन ज़रूर था कि अगर वो इमरान के साथियों के हाथ ना आया तो इस तरह का दूसरा मौका ढूंढ निकालेगा। झाड़ियों में भागते भागते वो जल्दी एक रिहायशी कॉलोनी की पुश्त पर जा पहुंचा। फिर इस कॉलोनी की गलियों में होता हुआ वो मेन रोड पर पहुंच गया। कॉलोनी के चौक पर पहुंचकर उसे खाली टैक्सी मिल गई। उसने ड्राइवर को अपने होटल का पता बताकर पिछली नशिस्त संभाल ली। टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ी और अब इत्मीनान होने पर वो सोचने लगा कि आखिर ये धमाके किसने किया और एन मौका पर इमरान को बचाने के लिए कौन आ पहुंचा था, जबकि सड़क दूर दूर तक सुनसान पड़ी हुई थी और उसे आदमी तो आदमी, चिड़िया का बच्चा भी कहीं दिखाई ना दिया। मगर उसके बावजूद ये बात यकीनी थी कि कोई शख्स वहां मौजूद था और उसने एन आखिरी लम्हात पर गाड़ी का रुख मोड़कर इमरान को यकीनी मौत से बचा लिया था। और ये बात तो किसी बच्चे की समझ में भी आ सकती थी कि गाड़ी का रुख मोड़ने वाले यकीनन उसे भी देख लिया होगा और फिर इमरान ने भी उसकी शक्ल अच्छी तरह देख ली थी, इसलिए जाहिर है उसे मेकअप में रहना होगा। चनाचा होटल पहुंचते ही उसने सबसे पहला काम यह किया कि कमरा खाली कर दिया और अपना बैग लेकर इस होटल से थोड़ी दूर वाक़या एक और होटल में कमरा बुक करा लिया। मगर इस होटल के काउंटर पर पहुंचने से पहले एक कैफे के टॉयलेट में घुसकर अपना हुलिया तब्दील कर लिया। होटल के कमरे में बैग रखने के बाद वो काफ़ी देर तक नए मनसूबे पर सोच विचार कर रहा था और फिर उसने यही फैसला किया कि उसे इमरान के फ्लैट की निगरानी करनी चाहिए। फिर जैसे ही इमरान वहां पहुंचे वो मौका देकर साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से इस पर फायर करे और निकल जाए। राशेल की आदत थी कि जब वो एक बार काम पर निकल खड़ा होता तो फिर वो वक्त ज़ाया करना गुनाह अजीम समझता था। वो शिकार पर मुसलसल और ताबड़तोड़ हमले करने का आदी था और अमूमन उसे कामयाबी हासिल हो जाती थी, क्योंकि शिकार आखिर कब तक मुसलसल हमलों से बच सकता था। चनाचा इस बार उसने कैमरा वहीं कमरे में छोड़ा, लिबास बदला और साइलेंसर लगा रिवॉल्वर बैग से निकाल कर जेब में डाला और होटल से बाहर निकल आया। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब वो होटल में वापस इस वक्त आएगा जब उसे अपने मकसद में कामयाबी हो जाएगी। होटल से निकलते ही उसने टैक्सी इंगेज की और उसे किंग रोड का पता बताकर वो पिछली नशिस्त पे बैठ गया। उसने फ्लैट का हदूद राबिया पहले देख लिया था। फ्लैट के सामने एक रेस्टोरेंट था जिसके दरवाजे पर शीशे लगे हुए थे। उसने यही प्रोग्राम बनाया था कि वो इस रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाएगा और फ्लैट की निगरानी करता रहेगा और जैसे ही इमरान फ्लैट में दाखिल होगा वो भी उसके पीछे पीछे चला जाएगा और उससे पहले कि इमरान संभलता उसने इमरान पर गोलियों की बौछार कर देनी है। थोड़ी देर बाद उसने टैक्सी रेस्टोरेंट के सामने रुकवाई और फिर ड्राइवर को किराया देकर वो रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। अब ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे एक ऐसी खाली मेज मिल गई जिसके पीछे बैठकर वो बड़े इत्मीनान से फ्लैट की निगरानी कर सकता था। उसने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले खाने का ऑर्डर दिया और फिर खाना खाने के दौरान भी उसकी नज़रें मुसलसल फ्लैट की निगरानी में मसरूफ़ रहीं। खाना खाने के बाद उसने कॉफ़ी मंगवाई और बड़े इत्मीनान से उसकी चुस्कियाँ लेनी शुरू कर दी। अभी उसने आधी प्याली ही ख़त्म की थी कि उसने एक नौजवान को फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा। उसकी नज़रें इस नौजवान पर जम गई। वो नौजवान चाल ढाल, उम्र और कदोकामत गर्ज के किसी तौर भी इमरान जैसा ना लगता था, इसलिए वो खामोशी से बैठा काफ़ी पीता रहा। कॉफ़ी की प्याली ख़त्म करके उसने वेटर को बिल लाने के लिए कहा। फिर बिल अदा करने के बाद वो कुर्सी से उठा और रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। नौजवान को ऊपर गए हुए 10 मिनट के करीब गुजर चुके थे और राशेल सोच रहा था कि आखिर वो नौजवान कौन है और ऊपर क्या कर रहा है। अभी वो सड़क के किनारे खड़ा यही सोच रहा था कि फ्लैट के ऊपर जाकर सूरत हाल का अंदाजा करे या यहीं रुककर काफ़ी हॉल में निगरानी करने में इत्तफाक करे कि एक खौफनाक धमाके से लड़खड़ा कर बेख्तियार ज़मीन पर जा गिरा। धमाका इस कदर खौफनाक था कि उसे अपने होशो हवास में काबू ना रहा। उसे एक लम्हे के लिए यूँ महसूस हुआ जैसे धमाके में उसके कदमों के नीचे हुआ हो, मगर गिरते गिरते उसने एक आदमी को फ्लैट से उड़कर बाहर पार्क की बाड़ पर गिरते जरूर देखा था। और फिर जब वो अपने आप को संभाल कर उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि इमरान का फ्लैट गिराजों समेत मलबे की सूरत अख्तियार कर चुका था। दूसरे लम्हे इर्द गिर्द के लोग शोर मचाते इस फ्लैट की तरफ दौड़े और देखते ही देखते वहां बेपनाह हजूम इकट्ठा हो गया। राशेल भी दौड़ता हुआ इस हजूम में शामिल हो गया और चंद लम्हों बाद उसने बाड़ पर इस आदमी को उठते देख लिया जो धमाके के साथ ही फ्लैट से बाहर आ गिरा था। यह नौजवान ना था जिसे उसने फ्लैट पर जाते देखा था। उसकी तेज नजरें इस आदमी पर जमी हुई थी। वो इसके चेहरे पैदा होने वाली कैफियत को बगौर देख रहा था। इस आदमी के चेहरे पर खौफ के आसार जैसे मुंजमद होकर रह गए थे। यूँ लगता था जैसे उसको फ्लैट के तबाह होने का यकीन ना आ रहा हो, मगर इस शख्स ने ना ही कोई चीख और पुकार की और आगे बढ़कर किसी को ये कहा कि वो इस फ्लैट से बाहर आ गिरा है। राशेल के अंदाजे के मुताबिक वो शख्स कोई घरेलू मुलाजिम जैसी
चीज दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंच गए और फ्लैट का मलबा उठाने का काम तेजी से शुरू हो गया। राशिल धमाका होते ही ये बात तो समझ गया था कि ये धमाका एल्ब्रेट की कोशिश का नतीजा है, क्योंकि ऐसे कामों में एल्ब्रेट माहिर था। मगर इस आदमी के एतमीनान से राशिल ने यही समझ लिया था कि कम से कम इमरान धमाके के वक्त इस फ्लैट में मौजूद ना था, क्योंकि अगर वो फ्लैट में मौजूद होता तो कम से कम ये शख्स फितरी तौर पर कभी भी इस तरह एतमीनान से खड़ा ना रहता। और अब मसला था कि इमरान आखिर कहाँ था। अब तो फ्लैट में उसकी वापसी भी नामुमकिन हो चुकी थी और राशिल इस फ्लैट के अलावा और कोई जगह जानता भी ना था। चनाचा उसने सोच सोच कर यही फैसला किया कि उसे इस शख्स की निगरानी करनी होगी। ये यकीनन फ्लैट की तबाही की खबर इमरान तक पहुंचाएगा। और वही हुआ। अचानक वो शख्स हजूम से बाहर निकलने लगा। राशिल ने भी इसके पीछे जाना शुरू कर दिया। हजूम से बाहर आकर वो शख्स एक गली में घुस गया और फिर जब गली का इख्तिताम एक सड़क पर हुआ तो उसने इस शख्स को टैक्सी को रोकते देखा। राशिल ने तेजी से इधर उधर निगाहें घुमाई, फिर उससे एक बिल्डिंग के साए में एक मोटरसाइकिल खड़ा नजर आया। राशिल तेजी से इस मोटरसाइकिल की तरफ खिसकता चला गया। मोटरसाइकिल के करीब पहुंचकर उसने देखा तो मोटरसाइकिल लॉक था। उसी लम्हे बैक वक्त दो बातें ज़हूर पसीर हुई और एन उसी लम्हे मोटरसाइकिल का मालिक भी आन ठहरा और उसने लॉक खोला और इंगेशन में चाबी घुमाई ही थी कि राशिल अचानक पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया। उसके गिरते ही वो उछलकर मोटरसाइकिल पर बैठा और दूसरे लम्हे उसने स्टार्टिंग स्विच ऑन कर दिया। मोटरसाइकिल शोर करता और चीखता हुआ उसके पीछे दौड़ा, मगर राशिल अब उससे कहां साइकिल तक पहुंचने देता था। वो पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल उड़ाता टैक्सी के पीछे दौड़ता चला गया। जब उसने टैक्सी के करीब पहुंचकर इस आदमी को पीछे बैठा देख लिया तो फिर एतमीनान से इस टैक्सी के ताकुब में मसरूफ हो गया। वो खासा फासला देकर टैक्सी का ताकुब कर रहा था ताकि वो ताकुब से आगाह ना हो सके। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई एक बड़ी सड़क पर पहुंच गई। खासी बड़ी इमारत के गेट पर जाकर रुक गई। राशिल मोटरसाइकिल आगे बढ़ाए ले गया और फिर उसने एक कैफे की साइड पर मोटरसाइकिल रोक दी और उसे स्टैंड पर खड़ा करके वो तेज से इस कदम उठाता इस इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। जिस वक्त वो इमारत के करीब पहुंचा उसने एक नौजवान को इमारत के गेट से निकलते और गेट के करीब खड़ी हुई मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाते देखा। मोटरसाइकिल सवार के जाने तक वो एक सतून की आड़ में रुका रहा। उसके जाने के बाद वो आगे बढ़ा और फिर गेट के सामने आकर रुक गया। फाटक की सेली खिड़की खुली हुई थी। राशिल ने झुककर अंदर देखा तो उसे असल इमारत के बरामदे में टैक्सी से उतरकर अंदर जाने वाला शख्स नजर आया। राशिल तेजी से खिड़की के अंदर दाखिल हुआ और तेजी से एक सतून की आड़ में हो गया। इमारत के सामने खाली पड़ा हुआ था और वहां कोई शख्स ना था। राशिल चंद लम्हों तक वहीं खड़ा जायजा लेता रहा, फिर वो तेजी से चलता हुआ इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। उसका एक हाथ जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर पर जमा हुआ था। जब वो इमारत के करीब पहुंचा तो अचानक उसने इमारत के सामने का दरवाजा खुलते महसूस किया और वो झपटकर इमारत की साइड वाली गली में छुप गया। चंद लम्हों बाद उसने इमारत में से एक कवि हेकल हबशी को बाहर निकलकर फाटक की तरफ जाते हुए देखा और इस हबशी को वो इमरान के फ्लैट से निकलते हुए पहले देख चुका था। इस लिहाज से वो समझ गया कि वो बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा है। इमरान यकीनन इस इमारत में मौजूद होगा। फिर इस ख्याल से कि हबशी कहीं फाटक बंद करके वापस आते हुए उसे देख ना ले, वो तेज तेज कदम उठाता इस गली को क्रॉस करके इमारत की पुष्ट पर आ गया। इमारत की पुष्ट पर कई खिड़कियां मौजूद थी। ये तमाम खिड़कियां तारीख थी, इसलिए राशिल समझ गया कि इन कमरों में कोई मौजूद नहीं है। उसने बारी बारी हर खिड़की को आजमाया और फिर एक खिड़की उससे खुली हुई मिल गई। इसने बड़ी एहतियात से इसके दोनों पर तकेरे और चंद लम्हों अंदर की सुनगुन लेने के बाद वो खिड़की फलांग कर कमरे में पहुंच गया। कमरे में पहुंचकर वो थोड़ी देर तो बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, मगर जब कहीं से कोई आवाज ना सुनाई थी तो उसने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसकी बारीक रोशनी में उसने कमरे का जायजा लिया। ये बाथरूम था जिसका दरवाजा किसी के कमरे में पड़ता था। राशिल इस दरवाजे को खोलकर कमरे में पहुंचा तो दूसरे लम्हे चौंक पड़ा। उसे कमरे के फर्श पर खड़पड़ की आवाज सुनाई थी और तेजी से फर्श पर झुक गया। उसने अपना कान जमीन पर लगा दिया। आवाजें कुछ और ज्यादा वाज़ेह हो गई। कुछ लोग इस कमरे के ऐन नीचे मौजूद थे। राशिल समझ गया कि इस कमरे के नीचे तहखाने में कोई कार्रवाई हो रही है और यकीनन इमरान इस तहखाने में मौजूद होगा। चनाचा वो उठकर तेजी से इस कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को जरा सा खोला उसे भारी कदमों की आवाजें इस दरवाजे की तरफ आती सुनाई थी। राशिल ने पेंसिल टॉर्च बुझा दी और दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। उसका हाथ जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर पर था और जिस्म तना हुआ था। कदमों की आवाजें तेजी से दरवाजे के करीब पहुंची और फिर आगे बढ़ती चली गई। राशिल ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया और फिर दरवाजा कुछ और खोलकर बाहर झांका तो वही हबशी तेज तेज कदम उठाता राहदारी में जाता दिखाई दिया। राहदारी के आखिर में जाकर वो बाएं तरफ मुड़ गया तो राशिल बड़ी एहतियात से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और फिर इस हबशी के पीछे राहदारी की मोड़ की तरफ बढ़ता चला गया।
राहदारी के आखिर में दाएं तरफ सीढ़ियां नीचे उतर रही थी, जिनके आखिर में एक दरवाजा था। दरवाजा बंद था। राशिल सीढ़ियां उतरता चला गया। फिर उसे दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान नजर आ गया, जिसके नीचे दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा शेड था। राशिल ने हाथ ऊपर किया और जैसे ही उसके हाथ शेड पर पहुंचे, वो हाथों के बल ऊपर उठता चला गया और चंद लम्हों बाद वो बड़े इत्मीनान से शेड पर बैठा हुआ था। रोशनदान में शीशे की बजाय जाली लगी हुई थी। राशिल ने जैसे ही जाली से आंख लगाकर अंदर कमरे में नजर डाली, वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसका दिमाग एक लम्हे के लिए तो लट्टू की तरह घूम गया, क्योंकि सामने एक बड़ी सी मेज पर जवाना बेहिस्सो हरकत लेटा हुआ था। उसके साथ एक नौजवान हाथ में एक छोटा सा आला पकड़े खड़े था, जबकि वो हबशी भी दोनों पहलुओं पर रिवॉल्वर लटकाए बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ा हुआ था। और वो शख्स जिसका पीछा करते हुए राशिल यहाँ तक आया था, वो कमरे के एक कोने में रखी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था। बॉस, आप ख्वामखा इस चक्कर में पड़ रहे थे। उसे मेरे हवाले करते हैं, फिर देखें ये किस तरह तोते की तरह बोलता है। हबशी ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। काले देव, हर जगह ताकत नहीं चलती। मैं इस टाइप को अच्छी तरह जानता हूँ, ये मारपीट से कुछ नहीं बताएगा। इस नौजवान ने हाथ में पकड़े हुए एक बटन को दबाते हुए कहा, और इसके आवाज सुनते ही राशिल समझ गया कि बोलने वाला इमरान है। चूंकि इमरान मेकअप में था, इसलिए वो इसके बोलने से पहले उसे पहचान ना सका था। राशिल ने जल्दी से जेब में हाथ डाला और साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर उसकी नाल जाली के बड़े सुराख पर रखते हुए उसने इमरान के सीने का निशाना लिया। इमरान बड़े इत्मीनान से आले के मुख्तलिफ बटन दबाने में मसरूफ था। उसके तस्वुर में भी ना था कि मौत की भयानक पंजों ने उसे टारगेट बना लिया है। मैडम बर्था ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में पहुंचते ही सबसे पहले टोनी बार के मालिक टॉनी का नंबर घुमाया और फिर जैसे ही राब्ता कायम हुआ, रिसीवर पर एक करख्त और भारी आवाज गूंजी। टॉनी स्पीकिंग। लहजे में बेपनाह करख्तगी थी। टॉनी, मैं एक्रीमिया की मैडम बर्था बोल रही हूँ, ब्लू मून नाइट क्लब की मैडम बर्था। मैडम बर्था ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। ओ मैडम बर्था, आप क्या आप नाराक से बोल रही हैं? टॉनी के लहजे में हैरत शामिल थी, अलबत्ता उसकी करख्तगी की बजाय अब लहजे में नरमी झलक रही थी। नहीं, मैं तुम्हारे शहर के होटल हिल्स से बात कर रही हूँ, अभी अभी यहाँ पहुंची हूँ। मैडम बर्था ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह वेरी गुड, मगर आप होटल में क्यों ठहरी हैं? आप सीधा मेरे पास आना चाहिए था। टोनी ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे एक ज़रूरी काम के लिए एक ख़ास आदमी चाहिए। मैं उन्हें अच्छा मुआवजा दूंगी, मगर आदमी काम के हों। मैडम बर्था ने कहा। आदमी तो जितने कहे मिल जाएंगे, मगर काम की नौयत भी तो बताएं। टोनी ने पूछा। एक आदमी की निगरानी करानी है, मगर निगरानी ऐसी हो कि मुझे एक एक लम्हे की रिपोर्ट मिलती रहे। मैडम बर्था ने जवाब दिया। काम सिर्फ निगरानी तक ही महदूद रहेगा या आगे भी बढ़ेगा? टॉनी ने पूछा। फिलहाल तो निगरानी तक ही महदूद होगा, आगे काम बढ़ा तो फिर बता दूंगी। मैडम बर्था ने जवाब दिया। मैडम, अगर आप मुनासिब समझे तो कम से कम टारगेट की हैसियत ही बता दें, ताकि मैं उसकी हैसियत के मुताबिक आदमियों का चुनाव करूं। टॉनी ने कुछ लम्हे खामोशी के बाद पूछा। वो एक अहमक सा शख्स है, इसका नाम अली इमरान है, किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में रहता है। मैडम बर्था ने तफसील बताते हुए कहा। क्या कह रही है मैडम, आप अली इमरान की निगरानी कराएंगी? टोनी के लहजे में बेपनाह हैरत थी। हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? मैडम ने चौंक कर पूछा। मैं खुद आपके पास आ रहा हूं मैडम, आपका कमरा नंबर क्या है? टोनी ने बेचैन लहजे में पूछा। कमरा नंबर 11, दूसरी मंजिल। मगर क्यों, कोई खास बात है? मैडम ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप खास बात कह रही है? खासुल खास बात है। मैं अभी पहुंच रहा हूं, आप मेरा इंतजार करें। टोनी ने कहा। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। मैडम ने ढीले हाथों से रिसीवर को रिडर पर रख दिया। उसके चेहरे पर हैरत थी। उसका ख्याल था कि इमरान को ये गुंडे टाइप लोग ना जानते होंगे, मगर इमरान का नाम सुनकर टॉनी पर जो रद्द अमल हुआ था, इससे जाहिर होता था कि इमरान का ना सिर्फ वो अच्छी तरह जानता है, बल्कि उसने खासा खौफजदा भी है। इमरान की शख्सियत का एक नया पहलू था। मैडम इमरान के मुतलिक बैठी सोचती रही। उसने इमरान के खात्मे के मुतलिक जो मनसूबा बनाया था, वो इसके मुतलिक सोच रही थी। क्या वो वाकई ही कामयाब हो जाएगा? बहरहाल उसने फैसला कर लिया था कि टॉनी से बातचीत के बाद इस मनसूबे पर गौर करेगी। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। Like, comment, share, press the bell icon.